तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड नाइट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर दून डिफेंस ड्रीमर्स आपके साथ जुड़ चुका है एसएससी और बैंक की तैयारी के साथ। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसको आप देखने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो जो होती है वो एक रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इंग्लिश को सोचने का तरीका कैसे बदल सकते हैं। बस आपको यही बताना है, क्योंकि देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी, बहुत सारे स्ट्रेटा हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, एक बात आप चार तरीके से जान सकते हैं, बट एक्चुअल तरीका क्या है, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि फर्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आप तक ये बता सकूं कि जो हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उस इंग्लिश में हम चीज़ों को औरों से अलग क्या कर सकते हैं और कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं और इसी तरीके से हम आगे सीरीज को चलाते चले जाएंगे। एक प्रैक्टिस क्लास टाइप की क्लास है, इसमें मैंने कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश की और चीज़ों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश की है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं क्लास की स्टार्टिंग। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ उन चीज़ों को आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम थोड़ा सा समझेंगे और इसमें एक चीज़ जानेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा। एंड द क्वेश्चन इज कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ठीक है, यहां पर हाइफन है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, चूंकि फर्स्ट क्लास है, जब आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको दो तीन बातें बहुत अच्छी पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखना, इंग्लिश की एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि हम 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ना करके एक क्वेश्चन करें, लेकिन उसको 10 तरीके से करें। इंग्लिश को मैथ्स बना दो, हर टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, हर तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को समझने की इस क्वेश्चन के थ्रू कोशिश करेंगे। तो इसमें ये लिखा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर, सबसे पहले एक एक करके सारे पॉइंट समझना। सबसे पहला पॉइंट, एक चीज़ समझना दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, इस आपको समझना। सबसे पहले यूज समझना इस हाइफन का, सबसे पहला यूज समझना इस हाइफन का। ये हाइफन क्यों लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और हाइफन लगा के फायदे या नुकसान क्या होते हैं, ये समझने की। क्योंकि हम क्या है ना, मुंह उठा के कहीं भी हाइफन लगा देते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मुंह उठा के नहीं कि जहां मन करा मुंह उठाया और हाइफन लगा के निकल गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाइफन कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और उसके क्या फायदे और नुकसान है, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, आप मेरी बात को समझना, जैसे मैंने बोला, बहुत ध्यान से समझना, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। तो देखो समझना क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बोला, मान लीजिए बहुत सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला ब्रदर, जैसे मैंने कहा दोस्तों, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। प्यारे दोस्तों, प्रेपोजिशन का काम ना रिलेशन दिखाना होता है। प्रेपोजिशन का जो काम है ना, वो रिलेशन दिखाना है। और रिलेशन कौन किससे दिखा रहा है? प्रेपोजिशन का काम रिलेशन दिखाना है। रिलेशन किसका दिखाना होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसके ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन से। यही काम प्रेपोजिशन का होता है, इससे ज्यादा काम प्रेपोजिशन का नहीं होता। प्रेपोजिशन का काम है पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिलेशन दिखाना, इसके ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन से। अब इस बात को समझने के लिए आप एक बात समझना, अगर आपको ये बात समझ आएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप एक चीज समझ गए तो एक चीज और देखना, जैसे मैंने बोला द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ आ गई। लेकिन अगर मैंने ये कहा दोस्तों सिस्टर इन लॉ, तो क्या बिल्कुल वही मीनिंग नहीं हो गया कि कानून के अंदर बहन? आप खुद देखो ना, जैसे क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ऐसे इन मीन्स हो गया इन्वॉल्वमेंट, तो लॉ, कानून में किसका इन्वॉल्वमेंट? सिस्टर का। सिस्टर इन लॉ, कानून में बहन, हो गया कि नहीं हो गया एक और मीनिंग? आप इंप्लाइड मीनिंग देखो ध्यान से। तो आप क्या समझे, आप क्या समझे? आप ये समझे कि हाइफिनेटेड, जब आप हाइफन लगाते हो, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जो हाइफन लगाते हैं उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। हाइफन लगाने के साथ जो वर्ड बनता है ना, वो कैसा वर्ड माना जाता है?
एक सिंगुलर वर्ड, समझ रहे हैं दोस्तों, वो वर्ड कैसा होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि हाइफिनेटेड वर्ड्स जो काउंट होते हैं वो सिंगुलर वर्ड होते हैं। मींस हाइफन के साथ जब आप वर्ड बनाते हो तो वो एक कंपाउंड वर्ड बनता है, कंपाउंड नाउन कह सकते हो आप उसको, केवल नाउन ही नहीं लेकिन एक कंपाउंड वर्ड होता है या कंपाउंड नाउन। और वो जो कंपाउंड वर्ड होता है वो एक सिंगुलर इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो वर्ड कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अगर वो वर्ड सिंगुलर है तो वो अपने आप में सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, और अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ये बात आपको बहुत लॉजिकली समझनी पड़ेगी। तो अब आप एक चीज समझो, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, एक बात बताओ दोस्तों, वो किसकी बात कर रहा है, अपनी सिस्टर इन लॉ की बात कर रहा है ना। वो कानून में बहनों की बात नहीं कर रहा, बहन की बात नहीं कर रहा, सिस्टर इन लॉ की बात कर रहा है ना, वो सिस्टर की बात कर रहा। तो अगर वो सिस्टर इन लॉ की बात कर रहा है और सिस्टर इन लॉ आपको बोलना है तो हाइफन तो आपको लगाना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, इस वीडियो के थ्रू, चूंकि ये फर्स्ट क्लास है, चूंकि ये फर्स्ट क्लास है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सोचने का नजरिया बदल रहा हूं, जो कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि ये वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। क्वेश्चन एक करो लेकिन उससे कॉन्सेप्ट सो जान लो, मतलब आप ये जान जाओ कि एक्चुअल में हमारे सीखने का ये भी तरीका है कि केवल रोट लर्निंग, केवल रट्टा मारना ही प्रोसेस नहीं होता। अब आपको मैं दूसरा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं इसी क्वेश्चन पे। वो क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप मतलब कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे, आपने बुक्स पढ़ी होंगी, यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ते हैं, कई बार आपके टीचर्स भी बताते हैं, तो आपको ये सिखाते हैं कि जो सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है, सिस्टर इन लॉज के अंदर जो मेन कहना चाहिए कि मेन वर्ड है वो सिस्टर है, इसलिए यहां पर मैस लगा देते हैं। कई सारी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब आपको मैं ये बताता हूं, यहां पर जो हमारा डिटर्मिनर लिखा है वो क्या लिखा है, ऑल। अगर ऑल लिखा है तो यहां पर लिखा गया डिटर्मिनर किसके लिए यूज हो रहा है, नाउन के लिए। और जो नाउन दिया हुआ है वो ऑब्वियसली कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब प्लूरल होगा तो हमें ये बात पता है कि प्लूरल, देखो अब ये पूरा तो कंपाउंड वर्ड हो गया, तो आपने इस पूरे कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बना दिया, आपने बोल दिया सिस्टर इन लॉज, और आपको लगा ठीक हो गया। लेकिन आप एक चीज समझो, आप दो बातें समझना। सबसे पहली बात प्यारे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रेपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं। प्रेपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं, ठीक है जी। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो आपको एक बात और समझ आ गई होगी, एक सेंटेंस जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कम से कम दो चीजों से कम से कम, बाकी तीन चीजें हो सकती हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। इन तीन चीजों से मिलकर क्या तैयार होता है, सेंटेंस तैयार होता है। अब आप एक चीज देखो, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो प्रेपोजिशन भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब सेंटेंस किस चीज से मिलकर बना, तीन चीजों से। एक और चीज चाहिए जिसका नाम क्या था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो यानी कि आप क्या समझे कि प्रेपोजिशन के पहले लिखा गया नाउन प्रोनाउन कौन है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट है, बाद में कौन है, ऑब्जेक्ट है। ऐसा हर केस में नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा हर केस में नहीं होता। मैं हर सिचुएशन को अलग अलग समझाऊंगा, रटना नहीं है, हर सिचुएशन को अलग अलग समझना। बिल्कुल मैं इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ना है कि हम चार कॉन्सेप्ट से एक बात को जान सकते हैं, रटना मत, क्योंकि रट लोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, वो तो फिर कुछ नहीं उखड़ सकता, आप समझ ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को आप एक घंटे तक डिस्कस करते रहो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि इंग्लिश का एक पहलू ये भी था। तो आप देखो समझना, प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन उसके कौन बोले जाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो पहले कौन हुआ, सब्जेक्ट। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखी है, प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन लिखी है तो इसके बाद लिखा गया जो लॉज है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, प्रेपोजिशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहा हूं, ये प्रेपोजिशन का क्या बना, ऑब्जेक्ट। तो भैया सब्जेक्ट कहां रहा, ये रहा। सब्जेक्ट कौन है, सिस्टर। अब ध्यान से एक बात देखो, सेंटेंस के अंदर एक्चुअल मतलब जो सेंटेंस होता है उसमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के बनते हैं कि ऑब्जेक्ट के, बड़ा लॉजिकल सवाल है। तो आंसर आपके पास है कि भैया सिंगुलर और प्लूरल कोई भी चीज हो सब्जेक्ट का बनता है, ऑब्जेक्ट का नहीं बनता। तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, सिस्टर। अब सिस्टर के आगे डिटर्मिनर क्या लिखा है, ऑल। ऑल क्या बता रहा है कि ये सिस्टर सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं, ऑब्वियसली भैया सिंगुलर तो होंगी नहीं, जब ऑल है तो प्लूरल है। तो ऑल अगर प्लूरल है तो इट वुड बी सिस्टर्स इन लॉ। आपको बात समझ में आई मेरी। आप क्या जाने, आप ये जाने कि यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, यानी कि पार्ट ए में एरर है, आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, ठीक है दोस्तों, एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। और वैसे भी यार आप एक चीज और भी याद रखना, समझ गए दोस्त, कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक करनी आनी चाहिए। जब तक आप क्वेश्चंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक नहीं करेंगे ना, जब तक आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। चलो इस पार्ट की मैं सिखा देता हूं, क्योंकि धीरे धीरे हम इसी तरीके से सीखेंगे।
इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है आपको ये बताना पहली वीडियो के थ्रू कि मैं आपको ऐसे आगे इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इस इंग्लिश को अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं क्योंकि ये चैनल आपके लिए एसएससी और बैंकिंग के लिए एकदम नया चैनल है। अगर आपको कुछ अलग लगे तो आप जरूर जुड़ना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और अगर आपको वही सब जो आप आज तक पढ़ते हैं वही सब है तो फिर तो दोस्तों मतलब ही नहीं रह जाता चीजों को करने का, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही करा तो फिर मजा क्या था। तो इसको लॉजिक समझेंगे। और दूसरा, अब देखो कभी भी कोई क्वेश्चन करो तो उसको ब्रेक करना सीखो। देखो आपको ये पता है यहां पर जो ऑल लिखा है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक डिटरमिनर है, ठीक है, डिटरमिनर है ना। और हिज जो लिखा है ये पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, और डिटरमिनर्स भी किसके लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए। तो यहां पर लिखा गया सिस्टर इन लॉज जो है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, नाउन हो गई। अब समझने की बात क्या है, ये जो आपने नाउन लिखा है प्यारे भाइयों बहनों, इसका डिटरमिनर क्या है, ऑल। ऑल ये कहता है कि ये नाउन जो है कैसा नहीं है, सिंगुलर नहीं है। ये नाउन कैसा है, प्लूरल, क्योंकि डिटरमिनर खुद में भी कैसा है, प्लूरल है। तो नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर नाउन प्लूरल होगा तो मैंने आपको क्या बताया, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बताई, प्रेपोजिशन। और ये लॉज जो है प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका मीनिंग तो खत्म हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट कौन बचा, सिस्टर बची। सिस्टर कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल, क्योंकि डिटरमिनर क्या कह रहा है, ऑल, एक की बात नहीं हो रही। तो आंसर इज सिस्टर्स। अच्छा दूसरी बात देखो यहां पर क्या लिखा है, आर। आर की यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स उनके क्या बोले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। और कैसे हैं, हाँ कैसे हैं, कोऑपरेटिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, एडजेक्टिव। और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई कौन होते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बता दे वो कौन होते हैं, एडवर्ब्स, एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। तो पॉइंट समझना, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। आर क्यों लगा आप खुद समझ रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों एडजेक्टिव्स हो गए, किसके लिए, एक मॉडिफायर फॉर्म का हो गया और एक पजेसिव एडजेक्टिव हो गया नाउन के लिए। नाउन के बाद क्या आएगा, यानी कि नाउन क्या बना, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी। वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कैसी होगी, प्लूरल होगी, बात खत्म होगी। अब देखो दोस्तों, ये जो लॉ लिखा था ना यहाँ पे सिस्टर इन लॉ वाला, इसके मैक्सिमम केसेस कितने बन सकते हैं, सिस्टर इन लॉ में एक केस तो ये बन सकता है जब वो एक है, एक केस ये बन सकता है बिल्कुल सही जब वो एक है। दूसरा दोस्तों अगर आप केस बनाना चाहते हैं तो बन सकता है सिस्टर इन लॉज, तो ये केस एकदम गलत हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लॉज मीन्स बहुत सारे कानूनों की बात हो जाती है जब लॉज की बात आ जाए। और अगर ये कानूनों की बात हो रही है तो इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तीसरा पॉइंट समझना, क्या पॉसिबिलिटी सही है और क्या गलत है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला सिस्टर्स इन लॉ, हाँ जी, अगर मान लीजिए इस फ्रेज के पहले कोई डिटरमिनर लिखा हुआ है तो नो डाउट आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये सही हो गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर्स इन लॉ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई डिटरमिनर अगर प्लूरल दिया है तो आपको सिस्टर्स कर सकते हैं। क्यों, अभी बताया, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी, बात खत्म हो गई। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल हो जाएगी, वर्ब जैसे भी रहेगा। एक और केस आप यूज कर सकते हैं, एक और केस आप ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टर इन लॉज, लेकिन जैसे ही आपने सिस्टर इन लॉ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो वहां केस पता है क्या हो गया, ये तो रहा एक कंपाउंड नाउन, अपोस्ट्रोफी एस लगाते ही इसका क्या हो गया, पोजीशन। तो भैया अब ये जो पूरा का पूरा लिखा गया है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव हो गई, और एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। अगर यहां पर इसके आगे लिखा होता हाउस, अब खेल खराब हो जाता, दिस इज माई सिस्टर इन लॉ हाउस, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको बोलना पड़ता सिस्टर इन लॉज, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि हुज का रिप्लाई है, हुज हाउस, सिस्टर इन लॉज हाउस। मेरी बात समझ में आ गई, लॉजिक समझना, बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ आएगी। एक तो दो तीन पॉइंट्स तो मैंने आपको ये बता दिए। अब एक पॉइंट और समझना दोस्तों, एक पॉइंट और भी समझ सकते हैं, आपको एक चीज और भी पता होगी दोस्तों। जैसे मैंने बोला राम इज अ बॉय, आप खुद समझना इस कॉन्सेप्ट को। इफ आई से राम इज अ बॉय, तो राम इज अ बॉय के अंदर आपको ये पता होगा दोस्तों, सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि सब्जेक्ट वो होता है पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। अब ध्यान से समझो, राम इज अ बॉय में किसके बारे में बात हो रही है, राम की, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। इफ आई से देयर इज अ बॉय,
देयर इज अ बॉय में दोस्तों किसके बारे में बात हो रही है, देयर के कि राम के, ऑब्वियसली बॉय के, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है ये। तो आपको इससे एक बात और समझ आई कि ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग में मत पाल लेना कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले ही होता है, गलत। ये लिखा गया सब्जेक्ट जो है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, इफ आई से देयर इज 2 बॉयज, तो आप देखो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बात किसके बारे में हो रही है, लड़कों के लड़के कितने हैं, 2 हैं, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गए तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो आंसर विल बी देयर आर 2 बॉयज। मेरी बात समझ में आ गई। तो भैया देयर इज अ बॉय, देयर आर 2 बॉयज, तो आपको यहां से एक बात और समझ आई कि ये कसम मत खा लेना कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी हो सकता है। चलिए यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हुए। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अब देखो सिस्टर इन लॉ को फिर दोबारा से उठा लो, सिस्टर इन लॉ को आप फिर दोबारा से उठा लो तो आपको फिर ये बात समझ में आएगी सिस्टर इन लॉज वाले में, है ना। लॉस तो मतलब होता ही नहीं, ये तो था तो सिस्टर्स इन लॉ, लेकिन चलो ठीक है अभी फिलहाल सिस्टर कर लें। अब एक चीज समझनी, अगर मुझे ये समझना पड़े कि किसको प्लूरल बनाऊं तो भी समझो, ध्यान से देखो, इन और लॉ लगा के आपने इसको एक कंपाउंड नाउन बनाया है, इसकी नेचर को चेंज कर दिया, बहन को मतलब सिस्टर को सिस्टर इन लॉ में बदल दिया, ये तो आप मानते हो। अगर आप ये बात मानते हो तो आपने इसकी नेचर चेंज करी, और अगर आपने इसकी नेचर चेंज करी तो आपको एक बात और समझ में आई कि अगर नेचर चेंज हुई, कंपाउंड नाउन बना, तो वे कंपाउंड नाउन में भी कोई तो वर्ड एक्चुअल सब्जेक्ट होगा। तो सिस्टर इन लॉ में एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन है, सिस्टर। तो यहां से भी पता चलता है कि सिस्टर का ही प्लूरल होगा क्योंकि एक्चुअल सब्जेक्ट ही है, तो सिस्टर्स हो गया। क्योंकि ये बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बहुत सारी जगह जरूरत पड़ती है। कई बार हमने सुना है ना कि एडजेक्टिव्स के केस में हम क्या कर देते हैं कि नाउन का एंटीसीडेंट मॉडिफायर है उसको सिंगुलर कर दिया, फिर दूसरे केस में वो प्लूरल भी हो गया, है ना, जैसे कमांडर इन चीफ वगैरह। इन सबका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मतलब रटना नहीं है, धीरे 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 चलेंगे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी हमने मात्र एक क्वेश्चन पे स्टार्टिंग है हमारी, और एक क्वेश्चन को ही मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि सीखने के 100 तरीके हैं, आप केवल एक तरीके से मत सीखो। अगर आप एक तरीके में लगे रहोगे तो आपको आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। आप ध्यान से समझो, आप 3-4 एक क्वेश्चन को आपने 2-3 तरीके से सॉल्व करा। पहला, आपको ये पता चला कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं और हमें तो सब्जेक्ट सिस्टर है, तो पता चला। दूसरा पता चला आपको क्या दोस्तों, दूसरा आपको ये पता चला बहुत अच्छे से, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट से आपको ये पता चला कि सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर किसके बारे में हो रही है, सिस्टर लॉ में सिस्टर के बारे में। अगर सिस्टर के बारे में बात हो रही है तो सिस्टर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा क्योंकि डिटरमिनर इस बात को बता रहा है। आपको ऐसे भी पता चला। तो ऐसा नहीं है, आप मैथ्स की तरह इंग्लिश भी उतनी ईजी है जितनी मैथ्स। आप एक क्वेश्चन को 10 तरीके से कर सकते हो, बस अपने सोचने समझने और करने के तरीके बदल लो यार, और कुछ नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और वैसे भी एक चीज और भी है, बाकी काम आप समझ ही गए। देखो ध्यान से समझना, सब्जेक्ट और वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ठीक है जी। अगेन सब्जेक्ट और वर्ब, अगर सब्जेक्ट वर्ब दिए तो उनको कौन जोड़ती है, कंजंक्शन जोड़ती है। तो इस एंड का नाम क्या हो गया, कंजंक्शन। और इनकी दोनों साइड जो लिखी गई सब्जेक्ट वर्ब होती है उनको आप बोलते हैं क्लॉजेज। ये रही क्लॉज 1, ये रही क्लॉज 2। क्लियर हुआ जी। उम्मीद करता हूँ ये बात भी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों, यहां तक का चलते हैं। तो दोस्तों बस एक बात आप समझते रहना, सीखते रहना, पढ़ते रहना, बताते रहना कि जब आप इस वीडियो को देखें, चाहे जितने भी लोग देखें, मैटर ये नहीं करता 2 या 100, नंबर मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। और वैसे भी आप जानते हैं अच्छा मकान बनाने में टाइम तो लगता है, तो ये अच्छा ही मकान है, टाइम तो लेगा, लेकिन ठीक है, जिस दिन बन जाएगा बहुत अच्छा होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, बस एक ही बात कहनी है, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, अगर कोई कमी हो तो बताना। बहुत लंबा समय मुझे इस टीचिंग लाइन में हो गया पढ़ाते हुए, और बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो मुझे लगता है इंडिया के होंगे एसएससी के, उन सब में मैंने पढ़ाया। शायद आप में से कोई ना कोई मुझे बाय द वे अदरवाइज जानता ही होगा जब वीडियो आप तक जाएगी। तो बस मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, आपको कोई कमी लगे तो आप मुझे बताना, और लगे ये तरीका अच्छा है तो आप इसको बाद में अगर रिकॉर्डेड वगैरह भी देखते हैं और आपको लगता है बहुत लंबा था तो आप 2x पे चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पर अपने काम करते रहना, सीखते रहना, बढ़ते रहना, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया से एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको भी देखना। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को और देखते हैं। ये भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, ठीक है दोस्तों, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ मैंने आपको कुछ बातें बताना चाह रहा था इसलिए क्वेश्चन लिखा था। क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मीन्स नाउन होते हैं, जिनके कभी प्लूरल बन ही नहीं सकते, मतलब सॉरी, जिनके जो प्लूरल बनते हैं वो एस लगा के नहीं बनते। ये मुझे समझाना था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये था,
ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल कभी भी एस या ईएस लगा के नहीं बनते, जैसे आप एक मिनट समझना, है ना, मतलब उनके अलग फॉर्म, जैसे मैंने कहा डेटम, तो जो डेटम है ना इसका प्लूरल होता है डेटा। तो आप जो डेटा वर्ड यूज करते हो ना, मोबाइल में डेटा इतने जीबी उतने जीबी, ये सारा का सारा डेटम का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा एजेंडम, तो इसका प्लूरल हुआ एजेंडा। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, एजेंडम एजेंडा, तो ये जो अम होता है ना, ये प्लूरल में जाके क्या बन जाता है, आ, एजेंडम एजेंडा। ठीक है दोस्तों, अब समझने की बात क्या, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड व्हाट, ठीक है, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। तो समझना, द मैनेजर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, तो आप समझना दोस्तों, जो ये वर्ड है ना क्राइटेरियन, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो वो क्राइटेरियंस नहीं होता, दैट इज क्राइटेरिया। तो वो क्राइटेरियंस नहीं होता, दैट इज क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियन का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्राइटेरिया। तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, अच्छा प्लूरल क्यों बनाना, क्योंकि उसने बोला अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ criteria for the post, तो the manager put forward a number of criterions for the post। तो मैं आपको कुल मिला के क्या समझा रहा हूँ प्यारे भाई बहनों, कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से लॉजिकली समझ के चलना है और उन पर धीरे धीरे काम करते चले जाना है। तो आपको मेरी बात समझ आ गई, क्राइटेरिया। अब जैसे आपने दोस्तों सुना होगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने एक वर्ड सुना होगा रेडियस, है ना, तो रेडियस का जब आप प्लूरल बनाते हो तो दैट इज रेडियाई। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप समझना। तो ये जो अस है ये किस में चेंज हो गया, आई में। ये जो अम है ये प्लूरल किस में बन गया, आ में। ये जो ऑन है, ION है, ये किस में चेंज हो गया, ए में। क्लियर हुआ दोस्तों, मेरा पॉइंट समझ आया आपको। तो रेडियस रेडियाई, तो पॉइंट समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे आपने बहुत पढ़े होंगे दोस्तों, उसमें 9-10 में चैप्टर्स भी रहते हैं हमारे, तो ठीक है, रेडियस आपने खूब अच्छे से वर्ड पढ़ा होगा। या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनती, बल्कि अम का आ हो जाता है, अस का आय हो जाता है, ON का ए हो जाता है। तो ये बहुत सारे इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनको आपको समझना होता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों, ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको, फिर वही आपको करना कुछ नहीं, देखो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर ब्रेक कर लेना। तो द मैनेजर सब्जेक्ट वर्ब व्हाट, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, अगेन फॉर क्या, प्रेपोजिशन, और ये इस प्रेपोजिशन का क्या, द पोस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा तरीका। अब आपको समझना, फॉर क्या बताता है, रीजन या पर्पस बताने के लिए यूज होने वाली एक प्रेपोजिशन है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज की जाती है। ठीक है, रीजन या पर्पस के लिए। ठीक है जी, तो बस आंसर आपके पास आ चुका, मुझे लगता है आंसर आपके पास आ चुका। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को छोटा बनाने का केवल एक ही पर्पज़ है, मैं आपको बता दूं, अगर जो भी लोग इस वीडियो को बाद में देखें और मेरी इस इन्फॉर्मेशन को सुने, इस छोटी वीडियो को बनाने का केवल एक ही पर्पज़ है, इन 2 क्वेश्चंस के थ्रू आप ये एनालाइज करो कि क्या हमने कुछ अलग सीखा या जाना, या वही पैटर्न है जो हम हमेशा सीखते आ रहे थे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोस, अब वीडियो नहीं, पूरी फुल लेंथ वीडियो, अभी तो चूंकि फर्स्ट डे है, स्टार्टिंग वीडियो, तो मैंने इसलिए केवल एक आपको डेमो टाइप बनाने के लिए दिया। देखो हर चीज़ हम सीखेंगे, प्रॉपर PPTs हैं यार, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कम करने वाले हैं, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं समय के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन है, समय के साथ सब सीखेंगे। देखिए जैसे वोकैब का ही क्वेश्चन है, अब देखो इसमें मतलब हर तरीके का पैटर्न हम सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल वोकैब ही कर रहे हैं, हम ग्रामर भी करेंगे, मतलब ग्रामर ही कर रहे हैं, हम वोकैब भी करेंगे, इडियम, वन वर्ड, सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे। अब देखो एक चीज़ समझना, पता है क्या होता है, हम तुक्का मारना भी सीखेंगे। तुक्का मारना भी बहुत जरूरी है यार एक समय के साथ, अगर वो नहीं आता ना तो आप कई बार फंस जाते हो। जैसा आप एक समझना, दिस इज अ ट्रिवियल मैटर। अब एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम, वो तो बाद की बात होगी, चलो वो तो हम देख ही लेंगे क्या पूछा, पर एक चीज समझना, दिस इज अ मैटर। देखो ये क्या है दोस्तों, मैटर है। व्हाट का रिप्लाई क्या, नाउन। व्हाट काइंड ऑफ, कैसा मैटर, ट्रिवियल। तो ट्रिवियल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, एडजेक्टिव। अब अगर ये ट्रिवियल वर्ड जो है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गई, तो ऑब्वियसली आंसर्स भी क्या होने चाहिए, क्या यूज होना चाहिए दोस्तों उनके अंदर, क्या यूज होना चाहिए, हम नुआंसेस यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव भी ढूंढने, कैसा है डिफिकल्ट, कैसा है स्मॉल, कैसा है इंपॉर्टेंट, कैसा इजी, सारे एडजेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और समझना दोस्तों धीरे धीरे, दिस इज अ ट्रिवियल मैटर। अब देखो दोस्तों, ट्रिवियल मतलब होता है बहुत छोटा सा मुद्दा,
तुच्छ सा, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए। तो देखो डिफ़िकल्ट भी उल्टा है इसका, स्मॉल छोटा है, इंपॉर्टेंट भी मतलब महत्वपूर्ण, ट्रिवियल तो होता नहीं, ईजी भी कैसा है। अब देखो आपके पास क्या दिख रहा है आपको, दिस इज अ ट्रिवियल मैटर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात बड़े अच्छे से समझ आएगी कि कोई ऐसी चीज जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैंने क्या दिया, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। अब देखो इंपॉर्टेंट है मतलब जरूरी है, अनइम्पॉर्टेंट है मतलब कोई, मतलब उसकी खास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, या मैं कह दूं दोस्तों पैटी कह दूं, या मतलब बहुत छोटी सी बात कह दूं, तो पॉइंट समझना दोस्तों। अगर ये अनइम्पॉर्टेंट है, मैंने बेसिकली ये क्या लिखा है यहां पर, अनइम्पॉर्टेंट। अगर ये बात अनइम्पॉर्टेंट है तो ये क्या है दोस्तों, इसके लिए ट्रिवियल के लिए क्या है, इसके लिए सिनोनिम। अच्छा अगर मैंने आपसे पूछा इसका एंटोनिम बताओ, तो अगर ये तुच्छ सी बात है, इसका कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने आप में कैसी बात रही होगी, एक बहुत जरूरी बात। ठीक है जी। तो छोटी छोटी बातें आपको समझनी, इन पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। हमने अनइम्पोर्टेंट बोल दिया, हमने इसके लिए पैटी वर्ड यूज कर लिया, हम इसके लिए अनइम्पोर्टेंट कह दिया, पैटी कह दिया, और बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम इसके लिए। हम कह सकते हैं पॉइंटलेस कह सकते हैं, इनएसेंशियल कह सकते हैं, हम इसको पॉइंटलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको इन इसेंशियल भी कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस वर्ड को बोलने के। पॉइंट क्लियर हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको धीरे धीरे, जैसे मतलब मैंने बोला इसेंशियल जरूरी, इनएसेंशियल का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो। पॉइंट क्लियर हो दोस्तों? ऐसे इनसिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप चाहें तो देखो ना, सिग्निफिकेंट, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सिग्निफिकेंट, सारे वर्ड्स एंटोनिम है। सिग्निफिकेंट एंटोनिम, आपने क्या बोल दिया, इनसिग्निफिकेंट। देखो सिग्निफिकेंट क्या हुआ, एंटोनिम, आपने क्या बोल दिया, इनसिग्निफिकेंट। सिनोनिम हो गया। इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एंटोनिम अनइंपॉर्टेंट, क्या बन गया, सिनोनिम। सिनोनिम पैटी, पैटी ट्रिवियल, पैटी ट्रिवियल मतलब होता है बहुत छोटी सी बात, बेमतलब का मुद्दा। पॉइंटलेस, देखो पॉइंट एंटोनिम यानी काम की बात, पॉइंटलेस बेकाम की बात। ठीक है। इसेंशियल जरूरी, इनएसेंशियल जिसकी कोई जरूरत ही ना हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बताना जरूर क्लास कैसी लगी। चलता हूं, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में दोस्तों। गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे।